हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और इरिगेशन के प्रैक्टिस सेट का अगला सीरीज है ये, जिसमें पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप सब लोगों ने उसको देख रखा है। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिए। बाकी मैंने जैसा कल बताया था आपको पार्ट 1 में कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। इससे आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा और आपको अच्छी बीवी मिलेगी। इन केस ऑफ अ गर्ल अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ठीक है, आइए अब सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इस सीरीज में। और अगर कर चुके हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा उसका कि मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। किस क्वेश्चन को? इस 3rd वाले क्वेश्चन को करा दिया था। किसके बारे में समझाया था? रेन गेज के बारे में। ठीक है, अब रेन गेज को समझ चुके हैं तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने आगे जाके समझाया था, याद करिए। पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। कह रहा कोई 2 भागों के उत्तर दीजिए। अब कह रहा नहर शीर्ष कार्य के सामान्य विन्यास का स्वच्छ चित्र खींचे। मतलब जो कैनाल हेड रेगुलेटरी है उसका एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना है आपको और उसके विभिन्न भागों को दिखाना है। बहुत अच्छे से कल मैंने इसको समझाया था और इसका एक डायग्राम भी दिखाया था, एक्चुअल डायग्राम। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। ये आपकी जो है वो नदी जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इधर की तरफ कैनाल निकालनी है। कैनाल तभी निकलेगी जब, अरे भाई, कैनाल ऊंचाई पर रहती तभी तो खेतों में पानी जाएगा। तो कैनाल के में पानी भेजने के लिए नदी के तल को ऊपर उठाना पड़ता है। नदी के तल को ऊपर उठाने के लिए नदी के ठीक बीचों बीच एक दीवार बना दी जाती है। उस दीवार को बियर या बैराज कहते हैं। बियर और बैराज क्या होता है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने कल बताया था कि बियर वो होता है जो एक दीवार होती है जिसके ऊपर से पानी होकर बह सकता है, जबकि बैराज में पानी कभी ऊपर से होकर के नहीं बहता है। डैम इनसे अलग होता है। डैम केवल पानी को स्टोर करने का काम करता है, जिससे साल भर पानी की उपलब्धता बनी रहे। जब बरसात ना हो तब भी पानी की उपलब्धता बनी रहे। लेकिन और इन दोनों का क्या काम है? डैम का काम पानी को स्टोर करना है, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या है? पानी के तल को ऊपर उठाना है, जिससे कैनाल में पानी को डाइवर्ट किया जा सके। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके पार्ट और कौन कौन से हैं? तो पार्ट में मैंने बता दिया आपको। पहला देखिए, सीधे सीधे पहला मेजर पार्ट है इसका बियर या बैराज, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है ये वाली वॉल, जिसको पार्टीशन वॉल या डिवाइडिंग वॉल कहते हैं। डिवाइडिंग वॉल में उसको डिवाइडिंग वॉल को किधर बनाया जाता है? नहर के साइड में। और ये देखिए लिखा है ना यहाँ पे शांत कुंड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग स्टिल पॉन्ड। स्टील पॉन्ड मतलब मैंने बताया था पानी की हलचल को कम करने के लिए डिवाइडिंग वॉल बनाई जाती है, जिसमें डिवाइडिंग वॉल के एक तरफ जिधर कैनाल होती है वहाँ शांत कुंड मतलब पानी स्थिर कर दिया जाता है, जिससे सिल्ट का बैठा हो जाए और सिल्ट नहरों में ना जाए। क्योंकि ज़्यादा सिल्ट नहरों में जाएगी तो खेतों में पानी के थ्रू पहुँचेगी, और फिर जब खेतों में पानी में सिल्ट जाने लगेगी तो जो आपकी फसल होगी वो बर्बाद हो जाएगी। फिर भी इससे पूरा काम नहीं हो पाता है। देखिए कुल मिला के इसको ज़रा डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये जो बियर बैराज है ना, ये दीवाल, तो दीवाल देखिए ये पूरी है। ये पूरी जहाँ तक मैंने अभी खींचा था ये पूरी दीवाल है, ठीक है। लेकिन जो स्टील पॉन्ड है इस एरिया में, दीवाल के निचली तली में देखिए ये 3 गेट लगे हुए हैं। ये 3 गेट जो निचली तली में लगे हुए हैं, इनका क्या काम है? स्टील पॉन्ड में जब पानी जाता है और रुकता है ना, तो उस पानी में जो जमी हुई सिल्ट या बालू के कण होते हैं वो धीरे धीरे तली में बैठते जाते हैं, और ऊपर से साफ पानी किधर की तरफ चल जाता है? साफ और स्थिर पानी नहर में निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये स्टील पॉन्ड वाले एरिया में जो सिल्ट नीचे बैठी रहती है, उस सिल्ट को नीचे गेटों से अगर ना निकाला जाए तो जमा होते होते उसका लेवल काफ़ी ऊपर हो जाएगा और सिल्ट जमा हो जाएगी। तो ये जो बना हुआ एरिया है ये वाला, जिसमें तीनों गेट लगे हैं, उन गेटों से सिल्ट को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसके साथ में ये जो बियर बैराज के बगल में ये ऐसे लैडर टाइप का बना है, सीढ़ी टाइप का बना है। देखिए उसको नीचे लिखा है मछली सीढ़ी, मत्स्य सीढ़ी या फिश लैडर, ये तीनों उसी के नाम है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि पानी का तल काफ़ी ऊपर होता है तो मछलियों को आने जाने के लिए वो रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या होती है? ये पूरी दीवार क्यों ऐसे बनी है दोनों तरफ? ये ऐसे दीवार क्यों बनी है? अरे भाई मैंने बताया था नदी जब ऐसे आती है तो काफ़ी चौड़ी होती है ऐसे। अचानक उसको अगर संकरा किया, अच्छा संकरा क्यों किया गया? अरे भाई वियर इतना छोटा बनाना पड़ा, इतना।
अगर यही नदी काफ़ी इतनी चौड़ी होती तो जो बियर बनाने का खर्च होता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता और काफ़ी चौड़ाई तक बियर बनाने का खर्च लगता। तो बियर या बैराज हमेशा उसी जगह पर बनाए जाने चाहिए जहाँ पर नदी की चौड़ाई मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि दीवार की लंबाई क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे नदी संकरी हो जाती है, नैरो होती है, वहीं पर इनका निर्माण किया जाता है। और निर्माण के दौरान बियर या बैराज के साथ में निश्चित रूप से ये सारे पार्ट, जैसे विभाजक दीवार है, तटबंध यानी एम्बैंकमेंट है, ये आपकी नदी का अप स्ट्रीम है, ये नदी का डाउन स्ट्रीम है, ये कैनाल का हेड रेगुलेटरी हो गया। अच्छा, ये जो गेट लगे हैं नीचे वो क्या है? ये जो गेट इस डायरेक्शन में कैनाल में दिखा रहे हैं, ये नहर में पानी छोड़ने की व्यवस्था है भाई। नहर में भी कई गेट होते हैं, अगर पानी छोड़ना है तो कुछ गेट खोले जाएंगे, फिर 2 गेट 3 गेट, जैसी ज़रूरत होती है, जैसा फ्लो चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कई सारे गेट लगे हुए हैं। देखिए नीचे गेट, ये गेट का डिज़ाइन बना हुआ है। ये गेट खोले जाएंगे तो कैनाल में पानी जाएगा, अगर गेट बंद कर दिए जाएंगे तो कैनाल में पानी नहीं जाएगा। ठीक है ना? एक ये चीज़ साइड में आप देख रहे होंगे, ये ऑप्शनल है। ये जो साइड में चीज़ दिख रही है ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसको ना लॉग वे कहते हैं, मतलब लॉग पैसेज कहते हैं। कई बार लकड़ियों का लट्ठा वगैरह पहले ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। मतलब अगर आप देख, बहुत पहले समय में लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए नदी के पानी का सहारा लिया जाता था। ठीक है? तो उसमें क्या करते थे, इन इस रास्ते के थ्रू हम लोग उसको मोड़ करके भेज सकते हैं। या नौका वगैरह ले जानी हो, नाव वगैरह सपोज ले जा रहे हैं, यहाँ से ले गया धड़ाक से, यहाँ से इसके बाद नाव जंप कर गई, ऐसे नहीं ले जाया जाता है। नाव को उतारने के लिए ये सब व्यवस्थाएं, ये जो साइड में बना हुआ है वो नाव वगैरह के लिए या लॉक पैसेज के लिए बनाया जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कि इसका जो लेआउट है वो कैसा है। ठीक है? तो आपको चौथा नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला देखिए क्या कर रहा है, बहुत बेहतरीन चीज़ ये भी है, इसको भी समझ लीजिए ज़रा। ये सब चैप्टर हैं, कैनाल हेडवर्क एक चैप्टर है, और एक चैप्टर आपका जो है ये जो बोला ना कि पारगामी जल निकास, ये भी एक चैप्टर है। ठीक है? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि या तो नदियों से तो निकाली गई नहरें वो आपने समझ लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई नदी जा रही है और दूसरी कोई, जैसे मान लीजिए इस टाइप से कोई नदी ऐसे अपने रास्ते से जा रही थी। ठीक है? और इसी नदी से कोई नहर इस टाइप से निकली, बड़ी नहर, फिर उससे कोई छोटी नहर निकली। अब ये नदी तो काफ़ी बड़ी है, तो हेड वर्क तो एक ही जगह बनेगा। सपोज हेड वर्क यहाँ पर बना इसका। ठीक है? अब हेड वर्क से कैनाल निकली, अब यही नदी में अब इस क्षेत्र की सिंचाई हो रही, सपोज करिए इस क्षेत्र से सिंचाई हो रही है, यहाँ पे कैनाल निकाला गया, इस वाली इस जगह से एक कैनाल निकाली गई यहाँ के मोंगे से। ठीक है? तो यहाँ से जब पानी ये जाना शुरू होगा तो देखिए ये नहर फिर इसी नदी को क्रॉस करने लगेगी। ठीक है? इस क्षेत्र में अब ये दूरी काफ़ी ज़्यादा, इस दूरी को आप हल्के में मत लीजिए, हो सकता है ये कई 100 किलोमीटर की दूरी हो। तो कई 100 किलोमीटर पहले कैनाल हेडवर्क बना था, नहरें निकली, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि कोई कोई ये जो नहरें निकाली गई हैं, जरूर नहीं कि केवल कैनाल, कोई कई बार नाले पड़ जाते हैं बीच में, कोई नहर जा रही है उसके बीच में नाला आ गया या उसके बीच में नदी आ गई, तो फिर कैनाल को उस नदी नाले के ऊपर से या नीचे से ले जाना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो कैनाल है उसका लेवल क्या है। कैनाल अगर ऊपर है तो अलग व्यवस्था होती है, नीचे है तो अलग व्यवस्था होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए ये जो पारगामी जल निकास कार्य मतलब हुआ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जब भी किसी नहर के रास्ते में कोई नदी या नाला आ जाता है तो नदी या नाले के ऊपर या नीचे से नहर को पास कराया जाता है। इसी व्यवस्था को क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं, यानी पारगामी जल निकास कहते हैं। ये कितने टाइप का हो सकता है, तो सारे टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिखाती हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कितने टाइप से व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखिए सबसे पहले बोला है जल सेतु या एक्विडक्ट। एक्विडक्ट का मतलब समझते हैं, जब भी देखिए कई तरह से मैंने कहा ना कि पास कराए जा सकते हैं, तो पहला तरीका एक्विडक्ट। हालांकि एक्विडक्ट के अपने भी कई टाइप होते हैं, एक्विडक्ट का अपना भी कई टाइप होता है। अगर एक्विडक्ट का देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 टाइप हैं, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ना ही है। एक्विडक्ट अपने आप में 5 टाइप के होते हैं। अब एक्विडक्ट क्या होते हैं, इसको हिंदू में जल सेतु कहते हैं। जल सेतु का मतलब होता है, अच्छा जल और सेतु मतलब पानी का पुल, सेतु मतलब पुल होता है, पानी का पुल। तो यानी आपने देखा होगा कि जब भी हम रेलवे लाइन वगैरह के ऊपर से जाते हैं तो ऊपर ब्रिज बना होता है, और हम या फिर नदियों के ऊपर से जाते हैं तो ब्रिज बना होता है, हम चले जाते हैं। ठीक है? लेकिन ये काम पानी को भी तो कर सकते हैं। अब नीचे नदी बह रही, नहर उसको क्रॉस कर रही है, तो हम क्या करेंगे,
उस नहर को एक बड़ा सा ब्रिज बना करके पूरे नहर के पानी को क्या करा कर देंगे, हम लोग क्रॉस करा देंगे। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक एक्विडक्ट बनाना पड़ेगा, यानी जल सेतु बनाना पड़ेगा। जल सेतु क्या होता है, चलिए देख लेते हैं जल सेतु कहाँ है। नीचे कई टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये कल मैंने आपको डायग्राम दिखाया था हेड रेगुलेटरी का, याद होगा तो याद होगा, पार्ट 1 में दिखाया था मैंने। ये देखिए है आपका एक्विडक्ट। एक्विडक्ट मैंने इसको क्यों कहा, देखिए इसका इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देंगे अगर आप तो देखिए ये जा रही है आपकी नदी, ठीक है। नदी अपना रास्ते से जा रही है ऐसे, और उसके ऊपर क्या जा रहा है बताइए आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये है आपकी कैनाल। और कैनाल में चल रही हैं स्टीमर यानी बोट्स वगैरह चल रही हैं। अक्सर जहाँ पर जल सेतु बनाए जाते हैं वो पूरा स्विमिंग पूल की तरह सुंदर बनाया जाता है, ताकि उसमें पर्यटन का भी काम लिया जा सके, लोगों का घूमना फिरना या आवागमन भी हो सके। तो देखिए नदी नीचे से जा रही है, कैनाल उसके ऊपर से जा रही है। तो एक्विडक्ट में और नॉर्मल ब्रिज में अंतर क्या है, एक्विडक्ट में बस ये होता है कि ये साइड की दीवारें भी काफ़ी मजबूत बनानी पड़ती हैं, ताकि देखिए आदमी तो केवल नीचे लोड डालता है, पैर पर रहेगा, अगल बगल रेलिंग नहीं रहेगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन पानी के केस में क्या है, जो ये साइड की दीवारें हैं उन पर भी काफ़ी दाब आता है, तो उनको भी काफ़ी मजबूती से बनाना पड़ता है, ताकि कैनाल का पानी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए। अब टाइप में देखा जाए ना, तो जब ये काफ़ी चौड़ी नहर होती है जिसका जो है डिस्चार्ज काफ़ी हाई होता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इन दीवारों पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर हम करते क्या हैं इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम कुछ रास्ते अपना सकते हैं। जैसे क्या, उसी में एक्विडक्ट का टाइप हम लोग चेंज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक दीवार ऐसे है यहाँ पे, एक यहाँ पे दीवार है, एक यहाँ पे दीवार है, तो बीच में भी 2-3 दीवारें बना लेते हैं। जिससे क्या होता है, अगर इधर इसमें का पानी अगर जा रहा है, इसमें का पानी ऐसे है, तो ये केवल इन दोनों बगल बगल की दीवारों पर प्रेशर डालेगा। इतना पानी जो है इन दोनों पर प्रेशर डालेगा, और इतना पानी इन दोनों पर प्रेशर डालेगा। इससे क्या होता है, इसको ट्रफ एक्विडक्ट कहते हैं। मैं एक्विडक्ट का टाइप नहीं बता रहा हूँ, एक टाइप इसलिए बता दिया कि ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। एक्विडक्ट के भी कई टाइप होते हैं, मैंने एक टाइप ट्रफ बताया। ट्रफ बनाने से क्या होता है, सेम कैनाल को कई पार्टीशन या बेफल वॉल्स में बांट दिया जाता है। बेफल नहीं कहेंगे, अवरोध नहीं होता है वो, पार्टीशन करके ट्रफ्स बना लिए जाते हैं, नालियाँ बना ली जाती हैं। और नालियों से एक्विडक्ट के दीवारों पर प्रेशर क्या होता है, कम पड़ता है। समझ में आ रही होगी बातें। तो जल सेतु क्या होता है, पानी ढोने के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है उसको जल सेतु कहते हैं। तो चलिए क्रॉस ड्रेनेज में एक टाइप हुआ कि आप जल सेतु बना सकते हैं, और दूसरा टाइप हम लोग और देखते हैं क्या होता है। और देखिए आगे, ये अगला है ऊर्ध्वलंघक या सुपर पैसेज। सुपर पैसेज क्या होता है, देखिए नीचे इसके बारे में समझाया भी गया है, इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो नीचे समझाया भी गया सुपर पैसेज। जब नहर के मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले, नहर को मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले के नीचे से निकाला जाता है। अच्छा अभी नहर जो है वो ऊपर से गई थी, लेकिन जब नहर नीचे से जाने लगी और नदी या नाले ऊपर से जाएं, तो उस व्यवस्था को सुपर पैसेज या ऊर्ध्वलंघक कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में देखिए लिखा गया है, सब पढ़ लीजिएगा। बस कीवर्ड याद रखिए, जो मेन चीज़ है वो क्या है, मेन चीज़ में एक्विडक्ट में कैनाल ऊपर से जाती है, और सुपर पैसेज में रिवर या जो ड्रेन होता है वो ऊपर से जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली चीज़ देख लीजिए जरा क्या कह रहा है। अगला है साइफन। साइफन में देखिए दोनों टाइप के साइफन होते हैं। मतलब साइफन के बारे में मैंने कल बताया था कि साइफन मतलब होता है न किसी भी पानी के तल को गिरना और फिर उठ जाना, उसको साइफन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको, ये साइफन जो आपका होता है, जब भी दोनों ही, अगर नदी भी जा रही है तब भी उसको नीचे से निकाला जाता है साइफन क्रिया के द्वारा, या फिर नहर जा रही है तो भी उसको साइफन क्रिया के द्वारा नीचे से निकाला जा सकता है। तो साइफन क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए नदी, ये नहर का तल है, ठीक है। ये आपका सपोज करिए नहर का तल है, इसके नीचे से जब ऐसे नहर क्रॉस में आ रही है, क्रॉस डायरेक्शन में, और इस टाइप से ऐसे निकाली जाए, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइफन की क्रिया हो रही है। ये काम उल्टा भी हो सकता है, नदियों नहरों का, नहरों नदियों का, ठीक है। साइफन मतलब होता है तल का गिरना और फिर अचानक से उठ करके अपना लेवल पकड़ लेना, तो इस क्रिया को हम लोग साइफन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्रॉस कराया जा सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। अगला अगला टाइप क्या है, समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग। ये तब होता है जब दोनों का लेवल एक दूसरे में क्या हो, एक समान हो। मतलब जिस लेवल पर नदी, तलों में अंतर ना हो, नदी भी इसी लेवल पे है और नहर भी इसी लेवल पे है, तो इसको लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि इधर से इसका पानी इसमें जाता है, इधर से इसका पानी इसमें, कहेंगे सर पानी मिल जा रहा है, तो मिल जाने दीजिए ना, बस ध्यान ये रहे कि डिस्चार्ज आपको मिलता रहे। डिस्चार्ज इन द सेंस होता है कि जो पानी इसका इसमें जा रहा है,
अरे भाई नदी में पानी एक्स्ट्रा जा रहा था तो उस नहर का पानी हम उसी नदी से ले करके आगे बढ़ा देंगे, हमको तो नहर में आगे पानी भेजना है बस। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि इस टाइप से भी लेवल पर, एक ही लेवल पे जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो उसको लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। और लास्ट वाला जो आपका बता रहा है वह है इनलेट आउटलेट सिस्टम। इनलेट आउटलेट में कुछ नहीं होता है, बस देखिए जैसे ये नदी जा रही थी, ये नदी जा रही है तो नहर को इसमें यहाँ कहीं एंट्री कराई जाती है, यहाँ कहीं, इसको कहते हैं इनलेट। और कहीं आगे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लिया जाता है, इसको कहते हैं आउटलेट। तो इनलेट और आउटलेट सिस्टम से भी इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। ये सब थे क्रॉस ड्रेनेज वर्क के टाइप, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब आगे देखिएगा ज़रा, अगला क्या कह रहा है। कह रहा विभिन्न प्रकार के नहर आस्तरों का संक्षिप्त वर्णन उनके लाभ हानियां देते हुए करिए। एक चीज़ तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सबका वर्णन करना है, ठीक है, लेकिन हम लोग सबका क्या बहुत लंबा खींच जाएगा, हल्का हल्का समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा पहले आस्तरीकरण का मतलब होता है लाइनिंग भाई। कैनाल कच्ची है, मिट्टी की खोदी गई है और आप चाहते हैं कि वो कैनाल जो है वो पक्की हो जाए, तो नहर को पक्का करना ही उसका आस्तरीकरण या लाइनिंग ऑफ कैनाल कहलाता है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं इस पेपर सेट को इसीलिए लिया था ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या हो जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लीजिए, किसी भी ऐसे पदार्थ को जो नहर खंड से पानी की रीसन को संतोष ढंग से रोक सके, समझ गए। नहर का जो सेक्शन होता है अगर वो कच्चा रहे तो अगल बगल तक पानी रिसता है, जिससे पानी की हानि तो होती ही है और अगल बगल जलग्रस्तता भी हो जाती है। जलग्रस्तता का मतलब आप समझिए, जलग्रस्तता मतलब होता है अगर कच्चा नहर है तो उसके अगल बगल टूटता जल्दी है वो, और टूटने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, अगल बगल पानी फैलेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी फैलेगा, तो फिर वहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन आएगी और बहुत सारी उससे प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लीजिए कितने टाइप से लाइनिंग की जाती है, उनको वन बाय वन समझते हैं। लौंदा या मिट्टी की लाइनिंग, मिट्टी की लाइनिंग में कुछ नहीं, बस मिट्टी की पुताई की जाती है। जैसे पहले घरों में मिट्टी से पुताई की जाती थी, कच्ची मिट्टी से, जिससे वजह से वो पकड़ लेता था अच्छी तरह से। जैसे एक होता है एकदम कच्चा नहर, अब एकदम थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करना है तो मिट्टी से उसकी लाइनिंग कर दीजिए, यानी कच्ची मिट्टी लेके जो लिपाई करने वाली मिट्टी पहले चलती थी गाँवों में, जिससे ले करके अगर कर दीजिए तो घर चिकना हो जाता था, तो उसी से लौंदा या मिट्टी उसको बोलते थे, उसकी लाइनिंग की जा सकती है कैनाल में, जो कि अत्यंत सस्ता आइडिया है इसका करने का। दूसरा है चूना कंक्रीट। चूना कंक्रीट तो आप भली भांति परिचित हैं। चूना और रोड़ी और सुर्खी मिला करके उसकी लाइनिंग कर दी जाती है, तो ये थोड़ा मजबूत होगा। फिर सीमेंट कंक्रीट, सबसे ट्रेंडिंग में तो आजकल यही है सीमेंट कंक्रीट का। सीमेंट कंक्रीट एकदम पक्की नहर हो जाती है भाई साहब, इसमें दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई गिरता है तो बचने का चांसेस कम रहता है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी है कि लाइनिंग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पानी की रीसन एकदम जीरो कर देता है, ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाती है और बहुत सक्सेसफुल है पानी के, मतलब जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उसके लिए तो सक्सेसफुल है, लेकिन इससे मोंगा वगैरह निकालने में बहुत प्रॉब्लम करती है, जो कि एक तरह से अच्छा भी है। गवर्नमेंट में पानी चोरी से बच सकते हैं हम लोग। जैसे कंक्रीट का अगर पूरा कैनाल का है तो कोई भी नहर तोड़ करके पानी ले लेता था पहले, अब उससे चोरी पर लगाम लग जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ को और समझिए यहाँ पे। अगला है आपका ईंट या टाइलों का, कि ईंट जो नहर की स्लोप होती है किनारे पर, उसमें पूरा ईंट या टाइल की पिचिंग कर दी जाए। पिचिंग कर करके उसमें मसाले भर दिए जाए, मसाले ना भी भर सकते हैं और भर भी सकते हैं, तो उससे भी लाइनिंग हो जाती है। अगला है पत्थर की पट्टियाँ। पट्टियाँ पत्थर की पूरी सरिया दी जाए, उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते हुए लगा दी जाए, तब भी लाइनिंग हो जाएगी। कंक्रीट ब्लॉक, मतलब जो कंक्रीट की ढलाई कर रहे थे उसके जगह पर छोटे छोटे कंक्रीट के ब्लॉक बने बनाए आ रहे हैं, उनको चिपका दिया जाए ऊपर। कोलतार, मतलब समझ ही गए कोलतार का। सीमेंट मसाला, बिना कंक्रीट गिट्टी का जब केवल सीमेंट मसाले से लाइनिंग किया जाए तो उसको सीमेंट मसाला। फिर एस्फाल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब आप एक तरह से मटेरियल है, चिपचिपा होता है, उसको अगर आप पूरा लगा देंगे तो उस पर चिपक जाता है, किनारे किनारे पर कटने से बचा जाता है। और प्लास्टिक फिल्म लाइनिंग सबसे नई ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हीट वगैरह के मामले में थोड़ा सा नुकसानदायक पड़ता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का पूरा एक फिल्म, मतलब होता है चादर, समझिए प्लास्टिक की चादर लगा दी जाए ताकि रीसन एकदम जीरो हो जाए, लेकिन ये अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसमें डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे बोला है कि संक्षिप्त वर्णन उनके लाभ तथा हानियां देते हुए। अब हर इसके, अब देखिए मैंने कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे
ये तो सरन वाले ने कर दिया है, लेकिन वास्तविकता ये कहता है कि हर हर लाइनिंग के अपने अपने दोष और गुण हैं। जैसे सीमेंट कंक्रीट का अलग गुण दोष है, इसका अलग है, लेकिन इसने केवल लाइनिंग का दोष समझाया है। लाइनिंग का मतलब होता है केवल लाइनिंग का, लाइनिंग से क्या लाभ और हानियां हैं, लेकिन इसने पूरे का नहीं समझाया कि एक एक लाइनिंग का। हालांकि ये गलत समझाया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देख के किया कीजिए। लाइनिंग से लाभ, कोई भी लाइनिंग हो, लेकिन समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो कहा है वो भी पढ़ लीजिए, कई बार ये भी आता है एग्जाम में। लाभ क्या है? रीसन पर नियंत्रण, इसीलिए तो कर ही रहे थे। लाइनिंग करने पर नहर से रीसन रोका जा सकता है, इससे पानी से अतिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई, जो पानी वेस्ट हो रहा था उससे ज़्यादा क्षेत्रों की सिंचाई। जलग्रस्तता से बचाव, समझ गए होंगे आप, अभी मैंने बताया वाटर लॉगिंग से प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बोला नहर की निसरण क्षमता में वृद्धि, मतलब नहर से आप सोच रहे थे कि इतनी ही सिंचाई करेगा, लेकिन अब वो ज़्यादा सिंचाई करेगा, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा। कमांड में सुधार, जाहिर सी बात है, कमांड मतलब कर्च, याद है मैंने आपको जो पढ़ाया था, कल्चरेबल कमांडेड एरिया या ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो भाई जो नहर से पानी जा रहा था रिस रिस के ख़त्म हो रहा था, वो नहीं ज़्यादा क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, वो ज़्यादा एरिया को अपने कमांड में लेगा, यानी उसका कमांड क्या होगा, सुधरेगा। नहर धारिता का समान बने रहना, ये अच्छी चीज़ है कि अगर हम पानी यहाँ से छोड़े हैं और लाइनिंग हुई है, तो सेम अमाउंट का पानी दूर तक पहुँचता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में टूटी फूटी नहर है, ये वो है, तो कहीं पर नहर में पानी ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर अचानक घट जाएगा। इस वजह से एक समान उसकी जो है कैपेसिटी नहीं बनी रहेगी। फिर होता है अनुसरण में कमी, अनुसरण नहीं होगा यहाँ पे। अनुसरण में कमी, कच्ची नहरों की तुलना में आस्तरीकृत नहरों का अनुरक्षण होगा भाई, अनुसरण नहीं होगा। अनुरक्षण नहीं हो, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, अनुसरण मतलब फॉलोइंग होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अनुरक्षण में कमी मतलब इसको रिपेयर नहीं करना पड़ता है जल्दी जल्दी। जैसे कच्ची नहरों का ना अक्सर जो होता है, नहर टूट जाती है। नहर टूटने का मतलब होता है उनका इम्बैंकमेंट टूटना, ताकि जिससे नहरों नहरों के टूटने से बाढ़ आ जाती है। अगर पक्की नहर रहेगी तो वो टूटती नहीं है, जिससे हम लोग बच जाते हैं। जो लोग, जो भी भाई बंधु मेरे कृषि के बैकग्राउंड से होंगे या घर पे खेती होगी, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगला चीज़ होता है, देखिए कैनाल से अगली चीज़ क्या होती है आपकी, सिल्टिंग नहीं होती। नहर के अंदर खरपतवार नहीं उगती, जाते पेड़ पौधे उगने से क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यही आती है खरपतवार उगने से कि पानी चोक कर जाता है, जा नहीं पाता है। नहर में कटाव नहीं पड़ते, वही कटाव मतलब नहर का टूटना, ठीक है। फिर पानी की चोरी पर नियंत्रण हो जाता है, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, तो मोंगा सब लोग नहीं खोल पाएंगे, तो चोरी पर भी नियंत्रण हो जाता है। अब देखिए कैनाल के लाइनिंग से हानियां भी हैं, और हानियों में मैंने सबसे बड़ी हानि जो आपको बोला था वो था क्या चीज़ का, ग्राउंड वाटर टेबल का गिरना। ये सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बाकी चीज़ें और देखते हैं हम लोग क्या क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि अधिक निर्माण व्यय, नहरों के आस्तरीकरण में बहुत खर्च लगता है भाई साहब, और उतना खर्च लगता है कि कच्ची नहर खोदी और उसको पक्का करने में उतना ही और खर्च लग जाता है। तो इसलिए एक हानि यह है। दूसरा चीज़ है नहर खंड की वृद्धि में कठिनाई, कल को अगर नहर को और चौड़ा करना पड़ा, सपोज करिए आज नहर पतली है, उसको आप लाइनिंग कर दिए, कल को चौड़ा करना पड़ा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मोंगों की स्थिति परिवर्तन में कठिनाई, जब कैनाल की लाइनिंग की जाती है तो कुछ ही आउटलेट यानी मोंगे खोले जाते हैं। कल को कोई चाहता है कि मुझे भी पानी चाहिए आउटलेट, तो अब पक्का नहर को आउट, एक कच्चा रहता तो फटाक से मोंगा निकाल देते, लेकिन कच्चे नहर में मोंगा निकालने में परिवर्तन अगर करना हो तो प्रॉब्लम आती है। असुरक्षित खंड मतलब, एक चीज़ जान लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि गिरने से इसमें बहुत कम, पहले तो चोट चपेट और इनकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो और इस पे फिसलन होती है, आदमी गिर जाए तो जल्दी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। मैं ये सब चीज़ें समझ रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी समझ रहे होंगे। पक्की नहरों पर बर्म नहीं बनाए जाते, जिससे मनुष्य, पशुओं तथा जंगली जानवरों के अंदर गिर जाने की संभावना रहती है। बर्म का मतलब होता है जब नहर कच्ची होती है ना, तो उसके ऊपर अगल बगल मिट्टी लगाई जाती है ताकि उसमें कोई गिरे ना, लेकिन जब पक्की रहती है और पानी रिस नहीं सकता है तो फिर नहीं बनाया जाता, जिससे जानवरों के गिरने का डर रहता है। और एक वृक्षों का अभाव, जब खरपतवार थोड़ा उगता है तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, और पानी में कई अच्छी बुरी चीज़ें दोनों पाई जाती हैं, लेकिन पेड़ पौधों, फिर जैसे पेड़ नहरों के किनारे ना पानी रिसने से अक्सर पेड़ पौधे उगाते हैं अपने आप। तो नहरों के किनारे अक्सर आप देखेंगे पेड़ पौधे जल्दी उगते हैं, रीज़न उसका क्या होता है कि पानी रिसता रहता है, उनको मिलता रहता है। जब पक्की हो जाएंगी तो पक्की नहरों की वजह से पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो मेन टेक्निकल बात थी वो बताया ही नहीं।
हानियों में सबसे बड़ी हानि होती है ग्राउंड वाटर टेबल का गिरना, वो भी एक हानि के अंतर्गत आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, इसने नहीं बताया है। ठीक है, पानी रिसता है तो नीचे कोई भी पक्केकरण से यही नुकसान है। अब देखिए अगला चीज़ है, पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिए। पहला है जलग्रस्तता के कारण, यानी वाटर लॉगिंग का क्या, जलग्रस्तता मतलब कहीं पर पानी फैल जाती है, उसको जलग्रस्तता कहते हैं, इसके कारण। फिर कह रहा भूमि बांध की, भूमि बांध क्या होता है यार, भूमि बांध नहीं होगा, अर्दन डैम होगा जिसको मृदा बांध कहते हैं। हिंदी में ज़्यादा कन्वर्ट करने की वजह से ये दिक्कत आई है, भूमि बांध ना होके इसको मृदा बांध समझिए आप। फसल चक्र मतलब क्रॉप पीरियड होता है। ठीक है, क्रॉप साइकिल कहिए, पीरियड मत कहिए। क्रॉप पीरियड तो दूसरा हो गया, फसल काल हो गया, ये फसल चक्र है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फसल काल तो होता है कि एक फसल लगाई गई और दूसरी फसल, उसी फसल को कटने तक का समय, उसको कहते हैं फसल काल। लेकिन फसल चक्र का मतलब होता है एक फसल लगाई जाए, दूसरी फसल लगाई जाए, तीसरी फसल लगाई जाए, फिर वो पहली वाली फसल आ जाए। मतलब असल में ये इसलिए किया जाता है कि कई बार एक ही टाइप की फसलें अगर ज़मीन पे आप उगाते रहेंगे ना तो उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। मतलब अगर बार बार एक ज़मीन पर एक ही फसल लगाइए हर बार, तो फिर वो धीरे धीरे ना उसकी उर्वरता में कमी आने लगती है। तो हमेशा फसलों को अदल बदल के, जैसे इस बार इस जगह पे गेहूँ बोया गया, तो फिर अगली बार दूसरा फसल, फिर अगली बार दूसरा फसल, फिर गेहूँ आ जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि फसल चक्र हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फसल काल वो एक ही क्रॉप के लिए होता है, लाइक गेहूँ बोया गया और उसके कटने तक का समय, इट्स कॉल्ड फसल काल। चक्र मतलब साइकिल। ठीक है, अगला है सिंचाई की आवश्यकता। अभी इस पर टिप्पणी लिखना है, लिख डालिएगा, देश भर की चीज़ें हैं सिंचाई की आवश्यकता। हेड रेगुलेटरी है और यह है निश्चायिक, निश्चणिका कुलाबे, कुलाबे मतलब मूंगा आउटलेट होता है, निश्चणिका मतलब होता है मॉडुलर, अभी बताएंगे इनके बारे में हम। ठीक है, जलग्रस्तता के कारण आप समझ लीजिए क्या होते हैं। जलग्रस्तता मतलब इसके पूछ रहा है कारण, इस पर टिप्पणी लिखना है। जलग्रस्तता के क्या कारण, नीचे देखिए लिखा है, अत्यधिक सिंचाई के कारण। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता से अधिक की जाती है उस क्षेत्र कुछ समय के पश्चात जलग्रस्त हो जाता है। जहाँ ज़्यादा पानी फैलाओगे जाहिर सी बात है जलग्रस्तता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला, कच्ची नहरों के रीसन के कारण। अभी मैंने कई बार देखिए चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं, एक बार पेपर समझ लिए हैं तो आपस में चीज़ें अपने आप मैच करने लगेंगी। तो देखिए लिखा गया है कि कच्ची नहरों के रीसन के कारण, समझ गए होंगे कि कच्ची नहरों से पानी का रीसन अधिक होता है, यह रिसता हुआ पानी नीचे जाकर भौम जल से मिलता रहता है, जिससे जलग्रस्तता बढ़ावा मिलता है। देखिए ग्राउंड वाटर टेबल अगर बढ़ करके ग्राउंड लेवल पर आ गया है तो इसी को जलग्रस्तता हम लोग कहते हैं। जलग्रस्तता मतलब अगर ज़मीन में पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते सीधे ऊपर तक पहुंच गया और क्षेत्रों तक फैल रहा है पानी, तो उसी को जलग्रस्तता कहते हैं। ठीक है ना, इसके कारण क्या क्या है, पहला अत्यधिक सिंचाई, दूसरा कच्ची नहरों में रीसन, तीसरा क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण। किसी क्षेत्र में बारिश अधिक हो रही हो तो उस वजह से भी जलग्रस्तता हो सकती है। क्षेत्र का नीचा होना, कोई क्षेत्र काफ़ी डाउन में है, डाउन मतलब समझ रहे होंगे, लेवल उसका डाउन है। तो देखिए लिखा है कि यदि क्षेत्र की स्थिति एक प्याले की भांति है तो आसपास के क्षेत्रों का पानी बहकर उसमें आ जाता है और क्षेत्र जलग्रस्त हो जाता है। अगला चीज़ है भौम जल तल का भूमि के पास होना, यानी कहीं कहीं पर ग्राउंड वाटर टेबल ज़मीन के काफ़ी पास यानी ऊपर ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलग्रस्तता होती है। अब देखिए अगला चीज़ क्या है, प्रभाव क्या है, एक सेकंड रुकिए ज़रा। जलग्रस्तता के कारण है, इनका प्रभाव पूछा भी नहीं गया, लेकिन चलिए, प्रभाव नहीं पूछा गया फिर भी इसने बता दिया, केवल कारण पूछा था। ठीक है, तो देखिए इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। उपज का प्रभाव, पौधों की जड़ों तक अत्यधिक संतृप्त होने के कारण इनकी बढ़ोतरी संतोषजनक नहीं होती है। देखिए ज़्यादा पानी में भी फसलें जल जाती हैं, कहने का ये मतलब है। वायु जीवित जीवाणुओं की कमी, मतलब ऐसे मिट्टी में अगर कोई ऐसा जीवाणु है जो खेत के लिए अच्छा होता है लेकिन वो वायु में पनपता है, लेकिन पानी लगे रहने से वो जीवाणु खत्म हो जाएगा, जिससे उसकी वजह से हवा नहीं पहुंच पाएगी मिट्टी में और फसलों का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। फसल पकने का समय घट जाना, जलग्रस्त भूमि में फसलें पूर्ण विकसित होने से पूर्व ही पक जाती हैं, जिसके कारण उपज घट जाती है। सीधी सी बात है, फसल थोड़ी सी बड़ी हुई नहीं कि पक गई और जितना उसका प्रोडक्शन होना था उससे कम होने लगा। इसका और प्रभाव क्या पड़ता है, बोला जंगली घास फूस का उगना, मतलब ज़्यादा पानी अगर कहीं पर है तो ऐसी फसलें जो पानी में उगती हैं वो पैदा होने लगेंगी जिसका कोई यूज़ तो नहीं है लेकिन वो जगह घेर लेंगी। इसके अलावा भी जलग्रस्तता के प्रभाव हैं, जैसे बीमारियों का फैल जाना।
ठीक है। अगल बगल के क्षेत्रों में मतलब नमी महसूस होगी तो नमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगला चीज़ देखिए क्या है। अगला देखिए टॉपिक इसमें बोला गया था भूमि बांध की विभिन्न असफलताएं। भूमि बांध मतलब होता है अर्दन डैम, उसकी असफलताएं मतलब अर्दन डैम मतलब जो बांध केवल मिट्टी का बनाया जाता हो। मतलब कहीं नदी जा रही थी, मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा के हमने उसके पानी को रोक दिया और पानी को स्टोर कर लिया। आप सोचिए वो मिट्टी कट करके चली जाएगी, आप रोक पाएंगे? तो काफ़ी पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब अर्देन डैम अच्छा नहीं माना जाता है। अर्देन डैम के बोला है कि असफलताएं क्या हैं। असफलताओं में देखिए ये तीन चार चीज़ें समझाया हुआ है नीचे। मैं इसको ऐसे आपको दिखा देता हूँ असफलताओं में क्या क्या है। ये है आपका, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ लीजिए एक ही चीज़ है, पानी का बांध के ऊपर से निकल जाना, ये अर्दन डैम ओवरफ्लो फेलियर इसको बोलते हैं। कई टाइप के, जैसे कोई देखिए बांध का एक ही सिस्टम है, पानी केवल वीयर के ऊपर से निकलता है, बैराज के नीचे से निकलता है, और बांध से पानी निकलता ही नहीं है। ये चार चीज़ जान लीजिए, बांध से तभी पानी निकलेगा जब कहीं भेजना होगा। अपने आप कभी पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो डाइवर्ट करने के लिए नहीं है। बांध मतलब समझते हो बंधु, बांध मतलब हुआ कि ये आ रही है नदी, ठीक है, और इसको यहाँ से कर दिया गया चौक, तो पानी अगल बगल गया पूरा ऐसे फैल, इधर के एरिया में, ये पूरे एरिया में पानी फैल गया, इसी को कहते हैं हम लोग डैम। और अब ये शर्त है कि अगर ऐसा हो गया तो पानी कभी भी बांध को ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। तो फिर क्या करें, इसको रोकने के लिए क्या करें हम लोग, कैसे निकालें? अगर ऊपर जाने लगा तो, अगर पानी बांध के ऊपर से चला गया तो बांध को फेल हुआ माना जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पानी जैसे ही फुल सप्लाई लेवल पर बढ़ेगा, हम लोग साइड से एक रास्ता दिए रहते हैं। साइड से ऐसे देखिए ये रास्ता दे दिया गया, साइड से ये रास्ता दिया गया। साइड का रास्ता को हम लोग कहते हैं स्पिलवे। स्पिलवे को मतलब होता है जब भी बांध में पानी संभावना होती है कि बढ़ने लगे, तो अगल बगल स्पिलवे बने होते हैं। स्पिलवे का काम ही है कि अगर पानी का लेवल बढ़े वहाँ तक पहुँचे तो तुरंत वो उसको बाहर निकाल दे दूसरे तरफ से। स्पिलवे क्या काम करता है, बांध की सुरक्षा बनाए रखने का काम करता है, जिससे बांध में सुरक्षा क्या हो, बनी रहे। ठीक है, समझ गए क्या है। चलिए आगे देखिए ज़रा इसका क्या है कहानी। बांध बांध के ऊपर से पानी का निकल जाना, नींव का असमय निस्दन मतलब देखिए अर्दन डैम है ना, तो जो फाउंडेशन उसकी बनाई जाती है जिस मिट्टी का, वो सेटल कर सकता है भाई। मिट्टी जब अच्छी तरह से कूटी हुई ना रहे, कॉम्पैक्ट अच्छी ना रहे, तो वो बाद उसका सेटलमेंट हो जाएगा, और सेटलमेंट होने के वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। प्रति प्रवाह की ढाल का नष्ट हो जाना मतलब, जैसे जब बांध बनाई जाती है अर्दन डैम, तो मान लीजिए ऐसे इसका फेस है, ठीक है, इस टाइप से फेस है, तो यहाँ से अगर पानी आ रहा है तो इसको प्रति प्रवाह कहते हैं। प्रति प्रवाह का मतलब अर्दन डैम का फेस कभी भी बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता है। वो कैसा होता है मैं आपको बता दूं, अर्दन डैम में इधर भी स्लोप होती है और इधर भी स्लोप होती है। तो जब पानी का टकराव इस पर होता है ना, तो इसकी ये ढाल जो है वो बिगड़ जाती है। इसी को कहते हैं प्रति प्रवाह की ढाल का नष्ट हो जाना, इरोजन ऑफ अप स्ट्रीम स्लोप। ठीक है, नींव का फिसल जाना, यानी ये पूरी जो डैम जो ऐसे बनी हुई है ऐसे पूरी, ये पूरी की पूरी डैम स्लाइड कर जाए, इसको कहते हैं, ये भी एक असफलता है। फिर बोल रहा है विश्राम कोण से तीखी ढाल रखना, मतलब ये जो, अब विश्राम कोण क्या है आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। ये ढाल जो है किसी न किसी लेवल पर जाके खुद ही मेंटेन कर लेती है अपने आप को, लेकिन अगर हम उससे कम ढाल ऐसे रखते हैं तो फिर इस केस में क्या होता है, कटाव ज़्यादा होने लगता है या फिर बैठाव ज़्यादा होने लगता है। और डैम ऐसी चीज़ है कि इकट्ठा पानी में अगर डैम फेल कर गया, तो समझ लीजिए कि आपने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, या पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का मुख्य कारण अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो बाढ़ माना जाता है। और वो बाढ़ किस कारण से हुआ था कि एक बहुत बड़ा डैम था, वो टूट गया था और पूरे शहर में पानी उसका फैल गया, लोग मर गए और सभ्यता क्या हुई, खत्म हो गई। मर गए कुछ, भाग गए वहाँ से। सभ्यता खत्म होने का कारण डैम बन सकता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप। बहुत बड़ा स्टोर करता है पानी का भाई, इतने बड़ा अमाउंट पानी का होता है कि अगर पूरा पानी किसी तरह से डैम फेल हुआ तो बहुत बड़ा पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा अवनलिका के कारण गुलिंग फेल्योर होता है।
नलीकरण यानी पाइपिंग के कारण पद, ये सब समझ लीजिए ज़रा क्या है फटाफट, क्या क्या है। ये अगर आपका डैम है, ठीक है, तो कई बार पानी ऐसे जाने का कोशिश करता है और नहीं जा पाता है, तो उसमें से रिश्ते रिश्ते वो एक रास्ता ऐसे बना लेता है, ठीक है। चाहे डैम के एकदम नीचे से भी जाने लगे ऐसे, डैम के नीचे से जाने लगे, चाहे डैम के बीच से ही ऐसे पतले पतले रास्ते बना ले, पानी रिसा और रिश्ते रिश्ते उसने अपना जगह बना लिया। तो अर्देन डैम में ऐसा अक्सर होता है कि पाइपिंग होने लगती है। पाइपिंग का मतलब होता है सीधे सीधे क्या, कि पाइपिंग की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह रिसने लगता है, और रिश्ते रिश्ते वो घेरा बड़ा बनता जाएगा और डैम इसी तरह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। आगे देखते हैं अगला, पाइपिंग फेल्योर इसको कहते हैं। पदाग्र नष्ट हो जाने का मतलब होता है उसका टो जो बना होता है डैम का वो कट जाए, अनुप्रवाह भाग के अत्यधिक संतृप्त होने के कारण। मतलब इसका जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम जो होता है उसमें पानी ज़्यादा लग जाता है। कोई भी यार मिट्टी का डैम है, किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा पानी लगेगा, मिट्टी गीली होगी और पानी का दबाव भी बढ़ेगा, तो उसके कारण वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये मोटा मोटा जानोगे तो पॉइंट्स अपने से बना लोगे। फिर लास्ट में ये होता है कि जलाशय में अकस्मात अपकर्ष यानी सडन ड्रॉ डाउन हो जाता है। अचानक अगर पानी घट जाए जलाशय में, ठीक है, तो डैम पर प्रेशर भी बहुत तेज़ी से घटता है, जिसकी वजह से निचले तल पे प्रेशर बढ़ जाता है और ऊपरी तल पे प्रेशर अचानक कम हो जाता है, जिसकी वजह से डैम के नीचे से स्लाइड होने का चांस बनता है। और फिर एक चीज़ आती है भूकंप। भूकंप तो ऐसी चीज़ है जो उसको हिला देगी, तो उसका फाउंडेशन जल्दी क्रैक करेगा क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। ये अगर ये सब चीज़ें जो बताया वो सब अर्दन डैम की फेल्योर्स होती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होता है, कहाँ गया भाई, ये रहा आपका अगला टॉपिक आपका है फसल चक्र। मैंने फसल चक्र बताया, फसलों को बदल बदल के बोते हैं जिससे उनका फर्टिलिटी बनी रहे, तो उसको फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। फिर सिंचाई की आवश्यकता है, चलिए दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हेड रेगुलेटर, ये तो इतना डिटेल में हो चुका है कि अब नहीं समझाएंगे इसको हम, लेकिन फिर भी देखते चलते हैं। और कुलाबे, चलिए फटाफट सबको देख लेते हैं। अगला आपका है आपका फसल चक्र। फसल चक्र कहाँ हुआ, ये रहा आपका फसल चक्र। फसल चक्र देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब एक ही प्रकार की फसल खेत में बार बार बोई जाती है तो ये फसल बढ़ोतरी के लिए एक ही प्रकार के पोषक तत्व चाहती है, जिसके कारण खेत की मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और भविष्य में फसल की उपज पर यानी फर्टिलिटी पर प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न फसलों को भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, अतः खेत में बार बार एक ही फसल उगाने के स्थान पर विभिन्न फसलों को बारी बारी बोया जाए तो खेत में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और फसलों का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता। इसको फसल चक्रीय क्रम भी कहते हैं, यानी क्रॉप साइकिल भी कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता है, टिप्पणी लिखना है। जाहिर सी बात है यार, सिंचाई की क्या आवश्यकता है, अब आवश्यकता ही आवश्यकता है, पढ़ना हो पढ़ जाइए, नहीं तो अपने से देख लीजिएगा। फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति बढ़ोतरी पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि फसलों को समय पर सुनिश्चित ढंग से पानी नहीं मिल पाता तो खेती सूख जाती है। 2/3 भाग भारत का जो है वो जीवन यापन के लिए कृषि पर किसी न किसी तरह से वो निर्भर है। इस वजह से इसमें इस ऐसा हमें सुव्यवस्थित करना चाहिए व्यवस्था को कि कम से कम सिंचाई हमेशा उपलब्ध रहे, ठीक है। यही सब समझा देंगे आप अपना। सिंचाई की आवश्यकता आप कॉमन बात है, जानते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता क्या है, वर्षा समय पर नहीं हो रही है तब भी सिंचाई की आवश्यकता है, अधिक हो रही है तब भी सिंचाई की आवश्यकता है, बहुत कम तब भी। ये सब हम शुरुआत में बताए हैं सिंचाई की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन एक चैप्टर या टॉपिक हम बनाए, पहले ही लेक्चर में इस चीज़ का हमने बात किया इरिगेशन के, ठीक है। अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो चुल्लू भर पानी हाथ में लीजिएगा, उसको मुंह पर मारिए, आँख खुलेगी तो फिर से पढ़िए। आगे देखिएगा, अगला हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर, अब जो अभी अभी आपने इतना पढ़ा है हेड रेगुलेटर, वो सब क्या था, वही सब है, कुछ नया नहीं है। नदी के पानी को नहर खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर जो स्थायी संरचना बनाई जाती है उसे नहर मुख्य नियंत्रक यानी कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। यह वियर के अनुलंब तथा आधा स्लूइसों से सटा हुआ बनाया जाता है। प्रत्येक नहर के लिए अलग अलग मुख्य नियंत्रण का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः यह एक कम ऊंचा बियर ही होता है जिसके शिखर पर उचित पाट पर पाए खड़े करके फाटक लगाए जाते हैं। पायों को पर्याप्त ऊपर उठाकर उन पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां से फाटकों का संचालन किया जाता है। मैंने कहा ना कि नहरों के मुंह पर यानी मुख पर फाटक बने होते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी नहरों में सप्लाई किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें अच्छा देखिए यहाँ पर
पूछा गया है केवल इससे हेड रेगुलेटर, इसने समझा भी दिया है क्रॉस रेगुलेटर, कोई मतलब नहीं था इसका। अब यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस रेगुलेटर, ये फालतू बात है। क्रॉस रेगुलेटर का मतलब होता है कि ये टाइप ऑफ हेड रेगुलेटर है, ठीक है ना। तो आप इसको समझा सकते हैं कि एक तरह का रेगुलेटरी सिस्टम क्रॉस रेगुलेटर होता है। अच्छा, निश्चायी कुलाबे या मूंगे, ठीक है ना, इन मूंगों से निसरण एक निश्चित कार्यकारी शीर्ष पर स्थिर रहता है। रजवाहे अथवा, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये छोड़िए ये सब बवाल, आप इसको समझिएगा मूंगे के बारे में। मूंगा क्या है मैंने समझाया ना, जब भी खेतों तक, सारी नहरों से होकर पानी आपके खेतों तक पहुंचता है और लास्ट में हम लोग मोंगे खोलते हैं जिससे पानी लेते हैं। मोंगों का वर्गीकरण देखिए, मैंने ये सब आपकी बुक से उठाया हुआ है, हिंदी की बुक से, ठीक है। जब पढ़ाऊँगा ना तो सब डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी क्वेश्चन देखते जाइए। 3 टाइप के मुख्य तरह से मोंगे हैं। एक होता है देखिए अनिश्चायिक मतलब नॉन मॉडुलर, एक उपनिश्चायिक मतलब सेमी मॉडुलर, और एक निश्चायिक मतलब मॉडुलर। बस नॉन मॉडुलर में देखिए एक एक लाइन का अंतर जो है वो समझ लीजिए, बाकी देश भर की चीज़ें हैं, सब में कई टाइप होते हैं। मतलब नॉन मॉडुलर भी कई टाइप के होते हैं, सेमी मॉडुलर भी कई टाइप के होते हैं, और मॉडुलर भी कई टाइप के होते हैं। नॉन मॉडुलर वो होते हैं जिनमें अगर देखिए मोंगा मतलब होता है एक तरह का होल, उस होल में से पानी निकलेगा तो उसका जो निसरण है यानी डिस्चार्ज है वो घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए इस पे डिस्चार्ज कैसे घटेगा बढ़ेगा, यदि कोई मूंगा खोला गया तो अगर नहर में पानी कम है तो जाहिर सी बात है मूंगे का डिस्चार्ज घटेगा और डिस्चार्ज उससे प्रभावित होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा मूंगा है जिससे, अच्छा ऐसा मान ला कोई डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कोई नहर है, ठीक है। इससे यहाँ पे हमने मोंगा खोला इस टाइप से छोटा सा, और इस मोंगे से हम इस डायरेक्शन में पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि इस मोंगा जो यहाँ होल कटेगा जिससे पानी निकलेगा उसका एक निश्चित डिस्चार्ज होगा। यदि इसमें नहर में, नदी में पानी का तल घटने बढ़ने से, या ये गुल, गुल मतलब मोंगे से पानी निकलता है तो कहाँ जाता है, गुल में, गुल में पानी का लेवल घटने बढ़ने से मोंगे के डिस्चार्ज में परिवर्तन हो तो ऐसे मोंगे को नॉन मॉडुलर कहते हैं। मतलब मोंगे के डिस्चार्ज में परिवर्तन दोनों के कारण हो सकता है। देखिए नीचे लिखा है नॉन मॉडुलर के बारे में, इस प्रकार के मोंगे में निसरण डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स के जलांतर पर निर्भर करता है। मतलब दोनों में अगर तलों में ज़्यादा अंतर रहेगा तो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, अंतर कम रहेगा तो, अरे भाई ज़्यादा ऊंचाई अगर एक नीचे है काफ़ी, तलों में अंतर का मतलब हुआ गुल नीचे है और जो डिस्ट्रीब्यूटरी वो काफ़ी ऊपर है तो तेज़ी से पानी आएगा। तो जो नॉन मॉडुलर आउटलेट्स होते हैं उनमें काफ़ी अंतर होने के साथ साथ उनका डिस्चार्ज भी बदलता है। जबकि सेमी मॉडुलर में डिस्ट्रीब्यूटरी पर तो डिपेंड करता है, सेमी मॉडुलर में डिस्ट्रीब्यूटरी पर तो डिपेंड करता है लेकिन वाटर कोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ समझ में आ रही बात, वाटर कोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मॉडुलर में किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। इतना जान लीजिए, मॉडुलर में किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों चीज़ें किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मोंगे कितने टाइप के होते हैं और इसमें किसके बारे में पूछा गया है, ज़रा उसको देख लीजिए। कौन से मूंगे के बारे में बोला गया था, निश्चायिक मूंगे। निश्चायिक मूंगे कौन से मूंगे होते हैं, देखिए यहाँ पे निश्चायिक मूंगे मतलब जो आपके मॉडुलर होते हैं, इन मूंगों में निसरण एक निश्चित कार्यकारी स्थिर शीर्ष पर होता है। रजवाहे अथवा गुल के जल तलों में परिवर्तन होने पर भी इसके निसरण पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बोला ना कि जब दोनों के तलों में अंतर से प्रभाव पड़ता है तो उसको अनिश्चायिक यानी नॉन मॉडुलर बोलते हैं, और जब दोनों के उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको मॉडुलर बोलते हैं। मॉडुलर वाले जो मूंगे होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनको बनाने में विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ती है। कुछ सरल पर कई टाइप के होते हैं इस टाइप के मूंगे। एक गिल ने डेवलप किया था, गिल एक आपके इंजीनियर थे, उन्होंने डेवलप किया था तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया इसका नाम गिल का निश्चायिक मूंगा। और एक खन्ना साहब थे, उनका मूंगा था तो खन्ना का निश्चायिक मूंगा हो गया, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने अपने मूंगे डेवलप किए थे, इस वजह से इनका इनके नाम पर पड़ गया। तो ये जो आपका पेपर है पूरा हमने इसको पार्ट 2 भी कंप्लीट करा दिया। आप लोग इसको पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। फिर अगला पार्ट हम लोग को ये एक पेपर मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। और अब अगला देखिए प्रैक्टिस सेट हम कोई और लेके आएंगे जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सबका भला हो, मेरा भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।